हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लास में स्वागत करता हूं। बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बाबू आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका का एक ऐसा महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसको हम कोशिका का रसोई घर या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। बाबू इस नाम से आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हमको क्या पढ़ना है। बाबू आज हमको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पढ़ाने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि हमारे वीडियो पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। बाबू आइए पहले हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखा गया शब्दों के बारे में। बाबू आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 9 की बायोलॉजी। बाबू अध्याय संख्या यानी कि चैप्टर संख्या है 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि हम पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। और आज जो हमको पढ़ना है वह एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। चलिए हम आपको बताते हैं बाबू माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देखिए बाबू, सबसे पहले यहां हम समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि इस वर्ड का मतलब क्या निकलता है। तो बाबू मैं आपसे बता दूं कि इस वर्ड का मतलब यही निकलता है कि यहाँ पे जो माइटो दिख रहा है ये शब्द जो है माइटोस से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के माइटोस से बना हुआ है। और माइटोस का मतलब ही होता है धागे या धागा, ध्यान दीजिएगा, धागा या धागे, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कॉन्ड्रिया का जो अर्थ होता है बाबू यहाँ पे, ठीक है ना, कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कण। क्या होता है बाबू? कण, यानी कि ग्रैनुलर पार्ट्स। बाबू आप इस शब्द से समझ रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संरचना है वो जो है उसको जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो उसमें दो ही भाग दिखाई देंगे, उसके संपूर्ण शरीर में दो ही भाग दिखाई देंगे, वो भी उसकी संरचना में कौन कौन सी संरचनाएं सम्मिलित हैं। तो बाबू यहां पर आपको दिखा दिया गया है कि जब भी उसको हम देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा केवल दो भाग। एक भाग दिखाई देगा आपको, केवल लगेगा कि उसमें सारे की सारे जो है धागे नुमा संरचनाएं हैं। धागे का मतलब हुआ कि इस तरह से, ठीक है ना, कुछ ऐसे संरचनाएं आपको दिखाई देगा। और जो कण दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कॉन्ड्रिया का शब्द का मतलब होता है कण, यानी कि इसका अर्थ निकलता है कण, ग्रैनुलर पार्ट्स, यानी कि इस धागे नुमा संरचना में कुछ कणिकाएं भाग भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो संरचना है बाबू वो केवल दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, दो भागों से मिलकर के बना हुआ है, दो संरचना से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? धागा और कण। जब भी हम देखेंगे इसको इस तरह से संरचनाएं उसकी दिखाई देगी। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाबू मैं बात बता दूं आपसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सबसे पहले इसका खोज सबसे पहले किसने किया? तो बाबू मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। किसने? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको जो है देखा, ठीक है ना। कोलिकर नामक वैज्ञानिक, कोलिकर, ठीक है ना, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा। और इसको किसमें देखा? तो बाबू जो इंसेक्ट होता है, कीट, जो कीट होते हैं, ठीक है ना, जो कीट होते हैं जिसको कहते हैं इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, यानी कि कीटों में एक प्रकार की पेशियां पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाबू पेशियां कितने प्रकार की होती है। तो पेशियां बाबू 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है रेखित पेशियां, एक होता है अरेखित पेशियां और एक होता है हृत पेशियां। तो बाबू कीटों में जो है कौन सी पेशी में देखा गया? तो रेखित पेशी में देखा गया। कीट में पेशी जो पाया जाता है, जो मसल्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं रेखित पेशी, यानी कि स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है ना, इसको कहते हैं रेखित पेशी। बाबू मैं बता दूं कि इसकी खोज सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, वो भी 1850 में। किस सन में बाबू? सन 1850 में
इसको देखा गया था, इन्होंने देखा था। किसको देखा था बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। किसमें देखा गया था? सबसे पहले कीट के स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि रेखित पेशी में देखा गया था, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसका नाम किसने दिया, वो भी बायोप्लास्ट। किसने कहा? इसका नाम बायोप्लास्ट कहा गया था, लेकिन किसने कहा था बाबू? तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक और उनके साथ में एक और वैज्ञानिक थे जिनको कहा जाता है अल्टमान। ये दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1894 में सन 1800 जो है 94 ईस्वी में कौन कौन वैज्ञानिक है बाबू? दो वैज्ञानिक है, फ्लेमिंग और अल्टमान। मैं यहां पर लिख देता हूं फ्लेमिंग, देखिए फ्लेमिंग और अल्टमान ने। तो बाबू इन दोनों वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हुए क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट का नाम दिया। क्या नाम दिया बाबू? बायोब्लास्ट। ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका नाम 1897 में, सन 1897 में सी बेंडा ने इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि इसका हिस्ट्री आपको समझ में आ गया। इसके बारे में मैं एक बार और चर्चा करना चाहता हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने वैज्ञानिक ने देखा? तो बाबू कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में देखा? सन 1850 में देखा, ठीक है ना। किस में देखा? तो कीट में देखा, वो भी कीट में जो रेखित पेशी पाया जाता है, देखिए स्ट्रिएटेड मसल्स यानी कि रेखित पेशी में देखा था सबसे पहले, ठीक है ना। लेकिन 1894 में फ्लेमिंग और अल्टमान ने इसका नाम क्या रखा बाबू? बायोप्लास्ट। इसका नाम बायोब्लास्ट कहा, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 1897 ईस्वी में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आकार और माप एवं संख्या कितना होता है, यानी कि इसका आकार कैसा होता है, माप जो है कितना से कितना तक होता है, और इसकी संख्या एक कोशिका में कितनी पाई जा सकती है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है वो होता है छड़नुमा। देखिए इसका आकार जो होगा हो सकता है छड़नुमा, देखिए अंडाकार या गोलाकार, ठीक है ना, इस प्रकार का हो सकता है, या फिर वृत्ताकार हो सकता है, वृत्ताकार, ठीक है ना। ये सब इसकी आकार हो सकती है इस तरह की। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसका जो है माप कितना होता है, तो आपको बता दूं कि ये लंबाई में लगभग जो है, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, लंबाई में ये होगा 3 से 5 माइक्रोमीटर। लेकिन इसका जब व्यास की बात किया जाता है तो बाबू इसका व्यास कितना होता है कि 0.2 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। लेकिन एक बात और बता दूं, इसका एक कैरेक्टर और होता है, इसका माप और होता है कि ये लगभग 40, देखिए यहां पर 3 से 5 दिया गया ना इसकी लंबाई, लेकिन इसकी लंबाई कितनी हो सकती है अधिक से अधिक, तो 40 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसकी लंबाई जो है अधिक से अधिक 40 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, इतना ध्यान में रखना होगा। कि इसकी संख्या एक कोशिका में कितनी पाई जाती है, तो बाबू सामान्यतः इसकी संख्या एक कोशिका में 200 से 300 तक हो सकती है, इतना ध्यान में रखना है। कितना हो सकता है एक सामान्य कोशिका में, ध्यान दीजिएगा, एक सामान्य कोशिका में इसकी जो संख्या होगी बाबू वो होगा 200 से 300 संख्या में पाया जा सकता है। यानी कि सामान्यतः एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अगर पाया जाता है तो 200 से 300 की संख्या में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि और किन कोशिकाओं में अधिक या कम पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम कहें कि हमारे जो लीवर है या किसी भी जंतु का जो लीवर होता है बाबू, उनकी जो लीवर की जो कोशिकाएं होती है ना, उसमें एक कोशिका में 1500 की संख्या में पाया जा सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। हमारे जो है लीवर कोशिका में, लीवर सेल्स में जो है इसकी जो संख्या होगी वो होगी 1500 की संख्या में पाया जाएगा, इतना ध्यान में रखना होगा बाबू, एकदम गांठ बांध लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
अगर शैवाल में, इसी की मैं बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या शैवाल में कितनी पाई जाती है, तो केवल एक। शैवाल की कोशिका में केवल एक पाई जाती है। और जो कवक होता है, कवक में जो ईस्ट होता है, ईस्ट में केवल 10 पाया जाता है। अभी मैं बताया कि शैवाल में, एल्गी में कितना पाया जाता है, एक। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि जो कवक होता है, ईस्ट जो कवक होता है, फंजाई, ठीक है ना, फंजाई, उसमें केवल संख्या में एक पाया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। हम लिख दे रहे हैं आपको कि आपको समझ में आ जाएगा, बोलने से भी हो सकता है, लेकिन लिख देते हैं कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसके थोड़ा सा और बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसकी संख्या के बारे में। अगर हम बात करें कि जबकि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, जैसे हम हैं, चलिए कशेरुकी प्राणी है, हमारे में रीढ़ की हड्डियां पाया जाता है, ठीक है ना, तो हम कशेरुकी में आ जाते हैं। तो कशेरुकी प्राणियों की अगर बात की जाए तो इसमें जो है सामान्य कोशिका में, प्रत्येक कोशिका की मैं बात करूं, माने एक कोशिका में बात करूं, तो कई सौ से लेकर कई हजार तक की संख्या में पाया जा सकता है। यहां पर सभी सामान्य कोशिकाओं में बताया। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी कोशिका में, तो हमारी कोशिका में लगभग, और भी जो वर्टिब्रेट होते हैं, जो कशेरुकी जो जंतु होते हैं, उनमें सामान्यतः एक कोशिका में कई सौ से लेकर के कई हजार तक की संख्या में पाई जा सकती है। यहीं पर हम बात करें कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसकी संख्या कितनी होती है, तो बाबू प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसकी संख्या नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। इसके साथ साथ हम बता देते हैं कि हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, देखिए आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी कि जो हमारी जो खून है, और जो खून जो लाल कणिकाएं होती हैं, जो रेड कलर की दिखाई देती हैं, उनकी एक कोशिका में एक भी नहीं पाई जाती है, यानी कि अब्सेंस होता है। एक बार और समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और हमारे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में इसकी अनुपस्थिति होती है, उपस्थिति नहीं होती है, अब्सेंस होता है, इसमें पाया ही नहीं जाता है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको बात बता देते हैं कि इतना तो हम लोग जान लिए, पढ़ लिए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको यहाँ पे बना करके बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप एक बार देख लीजिए, मैं उसको थोड़ा सा समझा भी दूंगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कार्य क्या होता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए बाबू, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं, ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। पारा संरचना है, कुछ बाहर से भी देख सकते हैं और अंदर से भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें मैं आपको समझा दूं और बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले तो ये एक झिल्ली द्वारा, एक आवरण द्वारा घिरा होता है, ठीक है ना। ये आवरण द्वारा घिरा होता है, और ये आवरण जो होता है वो दो झिल्लियों से, यानी कि उसमें दो लेयर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो भित्ति होता है उसको हम बाह्य भित्ति कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम अंतः भित्ति कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहर से घिरा हुआ है उसको हम बाह्य भित्ति कहते हैं, और जो अंदर से घिरा हुआ है उसको हम इनर लेयर कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे कि बाह्य लेयर तो है ये है, और अंतर लेयर है। और बाह्य लेयर और अंतर लेयर के दोनों के बीच में जो आपको खाली स्थान दिखाई देता है, इसका नाम देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, पैरामाइटोकॉन्ड्रियल कक्ष, यानी कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर के नाम से जानते हैं ये खाली स्थान को, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आइए थोड़ा सा हम आपको इसके और स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, अंगुली के आकार की जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है ना। देखिए, अंगुली की तरह ये संरचनाएं दिखाई देती है, कुछ गड्ढा की तरह दिखाई दे रही है। इस संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टी। इस संरचना को हम क्रिस्टी कहते हैं। कुछ यहाँ पर एंजाइम उपस्थित होते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। जो इसके जब ये कार्य करता है, जब उपापचय की क्रिया को कराता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया को कराता है, उस समय ये एंजाइम कार्य करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको हम बता दें कि जो आधार पदार्थ, इसका जो आधार पदार्थ होता है, देखिए कहाँ उपस्थित होता है, इसके अंदर होता है बाबू, बिल्कुल अंदर पाया जाता है। ये इसको ये जो है कणिका में भाग होता है, इसमें बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। अब आपको बता दूं कि इस आधार पदार्थ, यानी कि इसको पिटिका के नाम से भी जानते हैं, इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। आधार पदार्थ वही कहलाता है जो इसके काम आए। ये कुछ नए पदार्थों का निर्माण भी कराता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आधार पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है। तो बाबू एक बार में समझ लीजिएगा कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आधार पदार्थ में क्या पाया जाता है। पहला भाग पाया जाता है, इसमें कुछ प्रोटीन कड़े उपस्थित होती हैं, ये ध्यान में रखिए।
प्रोटीन कड़े कहिए चाहे अणु कहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसमें एंजाइम भी पाया जाता है, और एंजाइम के साथ साथ पाया जाता है कैल्शियम प्लस आयन और मैग्नीशियम प्लस 2 आयन पाया जाता है, ठीक है ना। कुछ इसमें राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं, देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स पाया जाता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि राइबोसोम्स जो पाया जाएगा इसमें वो 70S टाइप्स का पाया जाएगा, 80S टाइप्स नहीं, बल्कि इसमें 70S टाइप्स का राइबोसोम्स पाया जाएगा। और राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना, प्रोटीन संश्लेषण कराने का कार्य करता है। चलिए ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। एक बात और है, जो कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है, जिस तरह से कार्य करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ले जाने के लिए, सेम उसी तरह से इसके डिवीजन में भी काम आता है। और इसमें भी जो अनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है ना। हम जीनोम के बारे में बात करेंगे, अगर हम जीनोम के बारे में बात करेंगे तो ये उच्च क्लास में जो होता है, जैसे कि क्लास 12 की बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जीनोम के बारे में चर्चा किया जाए। तो जीनोम के बारे में जब चर्चा किया जाएगा तो इसमें बताया जाएगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कार्य करता है अनुवांशिकता के रूप में, इतना ध्यान में रखिएगा बाबू। चलिए ठीक है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है। अब हम आपको बता देते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो थोड़ा बहुत हमने बता दिया कि 9th में जितनी बताई जाती है बातें उतनी आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। एक आपको बता दूं कि पहले भी मैं बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले हम रसोई घर या पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि रसोई घर में क्या मिलता है, तो भोजन मिलता है। और भोजन हम क्यों करते हैं, तो ऊर्जा के लिए करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा बनता है और हमारा शरीर कार्य करता है। उसी तरह से रसोई घर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्माण कराया जाता है और संचित कराया जाता है कि हमारे जो है विपरीत परिस्थितियों में काम आ सके। यानी कि जब भी हमारे पास एनर्जी की कमी होती है, यहाँ से एनर्जी रिस्पॉन्स होता है और हमारा शरीर कार्य करने लगता है। चलिए ठीक है, अब हम आपको बताते हैं बाबू, इसका एक और कार्य बता देते हैं कि ये वसा उपापचय का कार्य कराता है। वसा का मतलब कि जो हमारे शरीर में जो फैट होता है, ठीक है ना, उस पर ये कार्य करता है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया कराता है और वहां से ऊर्जा का निष्कासित कराता है। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका एक और मुख्य कार्य क्या होता है कि जो नर होते हैं जैसे कि हम हैं, तो शुक्राणु को गति प्रदान कराता है, यानी कि शुक्राणु को एनर्जी देता है और वो गति प्रदान कराता है। इसके साथ साथ हम बता दें कि इसमें श्वसन की क्रियाएं होती हैं, रिस्पायरेशन के प्रोसेस होता है। और उसमें क्या होता है बाबू कि एडीपी से एटीपी का निर्माण किया जाता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण किया जाता है। और एटीपी, देखिए एडीपी एडिनोसिन डाइफास्फेट, यहाँ पर एडिनोसिन है, डाइफास्फेट यानी कि फास्फेट समूह यहाँ पर 2 है और फास्फेट भी है, मतलब डाइफास्फेट 2 समूह है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे एटीपी ट्राइफास्फेट है, यानी कि जब भी ट्राइफास्फेट का निर्माण होगा उस समय यहाँ पर ऊर्जा मुक्त किए जाएंगे, ठीक है ना। जब भी ट्राइफास्फेट का निर्माण होगा यहाँ से ऊर्जा मुक्त होगा और हमारे कोशिका को मिल जाएगा, यानी कि हमारे कोशिका को मिला तो हमारे शरीर को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका और कार्य भी मैं बता देता हूँ कि ये कैल्शियम का संचरण, यानी कि हमारे शरीर में जो भी कैल्शियम पाए जाते हैं उसको संवहन भी कराता है, संचरण भी कराता है, संचय करके भी रखता है। और इसके साथ साथ हम बता देते हैं आपको कि यह यहाँ पर कैल्शियम का स्रावण भी किया जाता है, यानी कि ये सिंथेसिस का भी कार्य करता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आपको एक और चीज हम बता देते हैं बाबू, एक और टॉपिक के बारे में बता देते हैं। आज हमको अभी एक और टॉपिक पढ़ लेना है जिसको कहते हैं प्लास्टिड। वो भी जो है कोशिका का एक मुख्य अंग होता है, ठीक है ना। और वो जो प्लास्टिड होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं लवक, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अभी, ताकि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं बाबू कि दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है लवक यानी कि प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो होता है बाबू केवल जंतु कोशिकाओं में नहीं बल्कि केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और प्लास्टिड केवल एक पिगमेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। और कुछ उसका वर्क होता है, कुछ पदार्थों का बनाना, कुछ पदार्थों को रखना, ठीक है ना। और चलिए हम आपको बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम आपको इसको मिटा करके बता देते हैं कि प्लास्टिड क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, अब दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है हमको वो पढ़ना है लवक, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम आपको बता देते हैं। चलिए यहां पर हम आपको लिख करके बता देते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। देखिए बाबू,
लवक, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में प्लास्टिड, ठीक है ना। देखिए बाबू, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ये किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। तो बाबू मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये केवल जो है पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में इसकी एब्सेंसी होती है, ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। हम बात करते हैं कि लवक जो कोशिकांग है, जो पादपों में पाया जाता है, इसको सबसे पहले किसने देखा या किसने खोज किया। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि सन 1865 ईस्वी में, सन 1865 ईस्वी में ई हेकल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम किसने दिया भाई, तो इसका नाम जो है सन 1885 में सिम्पर ने दिया। वो भी जो है प्लास्टिड शब्द का नाम दिया। क्या नाम दिया, प्लास्टिड शब्द का नाम किसने दिया, सबसे पहले सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में, सन 1885 में। देखिए सन 1800 जो है सन 1885 ईस्वी में इसका नाम दिया गया, ठीक है ना, इसका नाम दिया गया। किसने दिया बाबू, तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया प्लास्टिड। क्या नाम दिया बाबू, प्लास्टिड नाम दिया, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लवक। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया कि इसका खोज किसने किया, सन 1865 ईस्वी में हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया पादप कोशिका में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम किसने दिया बाबू, तो सन 1885 ईस्वी में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दे दिया। हम बात करते हैं कि अभी भी हम बात करते हैं कि ये किस किस कोशिका में पाया जाता है और किस किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो बाबू हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, कवक, जीवाणु एवं नीलीहरी शैवाल को छोड़ करके, यानी कि शैवाल, बैक्टीरिया और फंजाई को छोड़ करके सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो चलिए बाबू एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं कि ये किस प्रकार की कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि कवक में, नीलीहरी शैवाल में, इसके साथ साथ जो है बैक्टीरिया में, ये जो है लवक अनुपस्थित होता है। बाकी सभी पेड़ पौधों में, यानी कि पादपों की कोशिकाओं में ये पाया जाता है, ये अंग पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं कि ये बाबू कितने प्रकार का होता है, तो एक बात और ध्यान में रखिएगा बाबू कभी भी, कि रंगों के आधार पर, कौन कौन से रंग होते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, 3 प्रकार का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए बाबू, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू हरित लवक, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं हरित लवक, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो होता है वो होता है वरड़ी लवक, जिसको कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है वो होता है अवरड़ी लवक, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बाबू, हम आपको यहां पर थोड़ा बहुत समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। यहां पे देखिए, यहां पर बता रहा है पहला कि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, दूसरा बता रहा है वरड़ी लवक क्रोमोप्लास्ट, तीसरा बता रहा है अवरड़ी लवक ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर शब्द में मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिएगा बाबू। देखिए यहां पर जो क्लोरो है, क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन। क्लोरो का मतलब क्या होता है बाबू, ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है हरा, ठीक है ना। और प्लास्ट का मतलब होता है मेटेरियल्स या लिविंग, ठीक है ना। तो इसमें पाया जाता है, ठीक है ना, हरे रंग पाया जाता है। देखिए यहां पर क्लोरो का मतलब हुआ ग्रीन यानी कि हरा, और दूसरा जो बता रहा है वरड़ी लवक यानी कि क्रोमो का मतलब हुआ कलर्ड। क्या हुआ बाबू, कलर्ड, ध्यान दीजिएगा, कलर्ड का मतलब होता है रंगीन, ठीक है ना। तो ये अनेकों रंग का देने का कार्य करता है, ये केवल हरे रंग देने का कार्य करता है। और ये जो है अवर्णी है, यहाँ पर ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट यानी कि सफेद, ये केवल सफेद रंग देने का कार्य करता है, इतना ध्यान में रखिएगा। और रंग देने के कार्य कुछ पदार्थों को संचय यानी कि संचित करने का भी कार्य करता है, इतना ध्यान में रखना होगा बाबू। मैं आपको बता दिया कि हरित लवक, वरड़ी लवक और अवरड़ी का
अर्थ क्या होता है? क्लोरो का मतलब हुआ ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। ये केवल पादपों में हरे रंग देने का कार्य करता है, जैसे कि पत्तियां, ठीक है ना, हरे रंग देने का कार्य करता है। और जो छोटी छोटी जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेम जो होता है उसको भी हरा रंग देने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, वर्डी क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन होता है, माने रंगीन देने का कार्य करता है, अनेकों रंग देने के कार्य करते हैं, जैसे कि पुष्पों में, फलों में, यानी कि फ्लावर्स में और फ्रूट में ये रंग देने का कार्य करता है। चलिए ठीक है, ये भी जान लिए। अब होता है अवर्णी लवक, ये ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि पादपों में, अवर्णी का मतलब सफेद, सफेद का मतलब कि कोई रंग ही नहीं, यानी कि सफेद बिल्कुल उदासीन, ठीक है ना। तो यहां पर सफेद रंग, तो सफेद रंग आप जानते हैं कहां कहां होता है, तो आपको हम बता देंगे कि सफेद रंग कहां कहां होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं। बाबू मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है हरित लवक। चलिए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ये, देखिए बाबू, सबसे पहले तो ये हरे रंग का लवक होता है, हरा रंग देने का कार्य करता है, इतना आप समझिएगा। दूसरी बात है कि इसकी खोज भी सिम्पर ने किया, हरित लवक की खोज भी सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया। अभी जो मैं बताया था नाम, लवक की खोज की मैं बात बताया था, ठीक है ना। तो इसमें सिम्पर ने हरित लवक का खोज किया था, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये जो है ऐसा लवक है जो स्वपोषी का भी कार्य कराता है, यानी कि पेड़ पौधों में स्वपोषी का भी कार्य कराता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे कराता है, तो मैं आपको बता दूं कि पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी कि हरा रंग होता है, इसलिए ये भोजन बनाने में भी सहायता करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में भी ये भाग लेता है, जिससे भोजन निर्माण होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लवक जो है स्वपोषी का भी कार्य कराता है। और जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उनमें जो है वो जो प्लांट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर भी, ये भी चीज क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि उदाहरण के तौर पर ये किस में पाया जाता है। तो बाबू यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास और शैवाल और हरे पादपों में पाया जाता है, ठीक है ना। यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास ये दोनों के दोनों शैवाल होते हैं, इनमें भी उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ जितने भी आपके सामने या अगल बगल हरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं उनमें ये क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है ना। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, बस इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देते हैं बाबू। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है, ये कला द्वारा घिरा होता है, ठीक है ना। इस पे ये आवरण है, ठीक है। और यहां पे आपको हम बता देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए ठीक है ना, कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम। अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। और इसको कहते हैं स्ट्रोमा या आधार पदार्थ, जो भी है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये भाग पटलिका कहलाता है, पटलिका, ठीक है ना, ये भाग पटलिका कहलाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें जो है थैलेकाइड होता है, थैलेकाइड भाग होता है, ठीक है ना, ये थैलेकाइड है। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, थैलेकाइड, थैलेकाइड भाग। कई ठो थैलेकाइड मिलता है, तो इसको हम ग्रेनम कहते हैं, इस भाग को हम ग्रेनम कहते हैं। इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। कब देखेंगे, जब इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखा जाएगा, वो भी हायर माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। सबसे पहले दिखाई देगा आपको आवरण, कि आवरण से घिरा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ स्ट्रोमा पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, और इसी स्ट्रोमा में ये थैलेकाइड भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब एक थैलेकाइड से जब ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा संख्या होती है, देखिए सिक्के की बात, ये जो है एक पर एक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है ना। और इसमें पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और एक जो है, देखिए एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जब जुड़ता है तो बीच वाले भाग को हम कहते हैं, जो जोड़ता है, जो जोड़ने का कार्य करता है, उसको कहते हैं हम पटलिका। इतना ध्यान में रखिएगा, इसको पटलिका कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है,
अब हम आपको बताते हैं बाबू कि इसके स्ट्रोमा में यानी कि आधार पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि इसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, इसके साथ साथ राइबोसोम्स, एंजाइम, लिपिड, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम भी उपस्थित होता है। ये ध्यान में रखिएगा, इतना पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि ये क्या कुछ पदार्थों का सेक्रेशन भी करता है, क्या श्रावण भी करता है, क्या संचय भी करता है, तो जी हाँ, ये जो है पदार्थों का, कुछ पदार्थों का, नए पदार्थों का श्रावण भी यानी कि सिंथेसिस भी कराता है, निर्माण भी कराता है। वो क्या क्या होता है बाबू? इसके आधार पदार्थ में CO2 का स्थिरीकरण यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पाया जाता है, स्थिरीकरण किया जाता है। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, उसको ये स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। स्थिरीकरण करके तुरंत रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है और हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, ये भी हम लोग जान लिए। इसके साथ साथ हम बता देते हैं कि ये जो है मंड और शर्करा, ठीक है ना, मंड और शर्करा, इसके साथ साथ वसीय अम्ल और प्रोटीन आदि का भी श्रावण ये कराता है। इतना कार्य करा देता है, इसलिए ना जो है भोजन जो है संचय करने का भी कार्य करता है। इसलिए तो हम उसको अगर खा भी लेते हैं, किसी हरे साग सब्जी को खाते हैं, तो जितनी ये इकट्ठा करके रखता है उसको हम क्या करते हैं? अपने भोजन के रूप में ले लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि चलिए ये बहुत फायदेमंद है, ये फायदेमंद है, ये फायदेमंद है, यानी कि ये जो है उतना ही कार्य करता है कि जितना इसको जरूरत होता है, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बाबू मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो लवक है, इसका दूसरा भाग वर्णी और अवर्णी दोनों हम बता देते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा आपको हम बता देते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है ना। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए उसको भी हम आपको समझा देते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है ना। चलिए इसके हम दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं बाबू। जो दूसरा इसका प्रकार होता है, इसका नाम क्या होता है? वर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि ये पादपों में, पेड़ पौधों में रंगीन भाग बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि अनेकों रंग देने का कार्य करता है। केवल हरा, सफेद और काला छोड़ करके सारे रंग ये देने का कार्य करता है। बाबू ये जो है पादप के केवल ऊपरी भागों में पाया जाता है और ऊपरी भागों में उसके रंग को निर्धारण कराता है। अब मैं आपको बता दूं कि पेड़ पौधों में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो बाबू ये कहाँ कहाँ रंग देने का कार्य करता है? तो फूल, फल और कुछ पत्तियां, अधिकतर पत्तियां तो भाई हरे रंग की होती हैं, वहां पे क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, लेकिन कुछ पत्तियां जो रंगीन होती हैं उनमें जो है ये वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है। इतना आप समझ गए। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक के तीसरे प्रकार के बारे में। बाबू मैं आपको बता दूं कि इसका नाम क्या होता है? अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है जब मैं इसका चर्चा कर रहा था। तो ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट और प्लास्ट का मतलब होता है लिविंग या मटेरियल्स, यानी कि व्हाइट मटेरियल्स इसमें उपस्थित होता है, पिगमेंट उपस्थित होता है जो सफेद रंग देने का कार्य करता है। इतना ध्यान में रखिएगा बाबू। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट के कौन से भाग सफेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जड़ सफेद होता है, भूमिगत तना भी सफेद होता है और ऊपरी भाग जो होती है उसके अंदर यानी कि अंधकार में केवल पाया जाता है। ऊपरी भाग जो कवर्ड होता है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, तो प्लांट का जो ये बाहरी कवर्ड है, प्लांट का जो बड़ा वाला स्टेम होता है, मोटा वाला, ठीक है ना, तो बाहरी कवर्ड छोड़ करके अंदर की तरफ जब आएंगे तो ये भाग आपको सफेद दिखाई देगा, यानी कि सफेद रंग इसमें भी ये वर्णी ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है, ठीक है ना। जैसे हम आपको बताते थे भूमिगत तना के बारे में, जैसे आलू हो गया, तो आलू का हम लोग तना खाते हैं तो आलू के अंदर सफेद होता है, तो बाबू ये भोजन संचय करने का भी कार्य करता है। इसी तरह से शकरकंद की बात करें तो उसमें भी सफेद होता है। बहुत सारे ऐसे तना होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये वर्णी लवक पाया जाता है और खाते इसलिए हैं क्योंकि ये जो है भोजन संचय का भी कार्य करता है। ये भोजन को भी संचित करके रखता है जिसे हम अपना भोजन समझ करके
खाते हैं, इतना ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया है, और यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपके दोस्त मित्र पढ़ने वाले हैं उनके पास ये लिंक भेजें ताकि वो भी पढ़ सके। वो भी कक्षा 9 में जो पढ़ते हैं उनको शेयर करना है, ठीक है ना। और आपको हम बता दें एक बात और, कि सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही।